नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 का अभ्यास किया है और साथ में ग्रामर यानी कि व्याकरण का टॉपिक संज्ञा का भी अभ्यास किया है। तो आज हम इस तास में उन तीनों चीजों को वापस दोहराएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2 और व्याकरण संज्ञा का पुनरावर्तन करेंगे। तो बच्चों, सभी का ध्यान इस तरफ। पहले देखते हैं हम चैप्टर नंबर 1 चित्र के संग संग। कुछ याद आया बच्चों? यस, यह एक चित्र पाठ है। आपने इन सभी चित्रों का अवलोकन किया था और बारी बारी से आपने देखा था कि चित्रपाठ के चित्र में क्या क्या हो रहा है। याद कीजिए। चलो फिर से उनका पुनरावर्तन करें। एक साइकिल वाला अपनी साइकिल की दुकान पर एक टायर में से पंप से हवाएं भर रहा है। एक साइकिल वाला अपनी साइकिल की दुकान पर साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। जब वह हवा भर रहा था तब पास में से गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। गुब्बारे में हवा भरी हुई थी, इसीलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। कुंजड़ी, कुंजड़ी यानी क्या? सब्जी बेचने वाली। सब्जी बेचने वाली औरत यानी कि कुंजड़ीन अपनी टोकरी में बहुत सारी सब्जियां लेकर बेचने जा रही थी। कुत्ता रास्ते पर सोया हुआ था और रास्ते पर एक बाइक जा रहा था। बाइक के पीछे एक रिक्शा था। रिक्शा में एक ही यात्री बैठा हुआ था और उसके पीछे 2 मोटर कार जा रही थी। रास्ते की एक और एक मौजी बैठा हुआ था जो किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। साइकिल की दुकान वाले के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ था। आसमान में बहुत सारे पंछी उड़ रहे थे और रास्ते की एक और बहुत सारी इमारतें दिखाई दे रही थी। बच्चों, फिर से दोहराती हूँ। एक साइकिल वाला अपनी साइकिल की दुकान पर साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा था। उसकी दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ था। रास्ते पे बहुत सारी चहल पहल हो रही थी, यानी कि दुकान के आसपास से गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे होंगे? क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। एक कुंजड़ी अपनी टोकरी में सब्जियां बेचने जा रही थी। रास्ते पर एक कुत्ता लेटा हुआ था, यानी कि वो आराम कर रहा था और मोची है उसके पास में बैठा हुआ था। मोची किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। रास्ते पर एक बाइक वाला जा रहा था। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा था। रिक्शा में एक ही यात्री बैठा हुआ था। रिक्शा के पीछे 2 मोटर कार जा रही थी। अब बच्चों, आपकी जो एग्जाम होने वाली है वह एग्जाम एमसीक्यू के रूप में होगी, यानी कि आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको सही विकल्प चुनकर उसमें टिक लगाना है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, साइकिल वाला क्या कर रहा था? बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है, जैसे कि वो साइकिल के टायर में हवा भर रहा था।
दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि गुब्बारे आसमान में क्यों उड़ रहे हैं? उसके भी चार ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसका एक आंसर है कि उसमें गैस भरी हुई है, इसीलिए वो आसमान में उड़ रहे हैं। मोची किसका इंतजार कर रहा था? मोची ग्राहक का इंतजार कर रहा था। कुत्ता क्या कर रहा था? खाना खा रहा था, दूध पी रहा था, दौड़ रहा था, सो रहा था, यानी कि आराम कर रहा था। फिर बाइक के पीछे कौन से यातायात का साधन जा रहा था? रिक्शो। रिक्शो में कितने यात्री बैठे हुए थे? एक ही यात्री बैठा हुआ था। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न इस चित्र पाठ में निकल सकते हैं। उसके चार ऑप्शन दिए गए होंगे और सही आंसर चुनकर आपको टिक लगाना है। अब बात करते हैं दूसरे इकाई की। तब याद तुम्हारी आती है। यह एक कविता है। बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि साहित्य के दो भेद है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। उसके भी बहुत सारे भेद है। यहाँ पर एक पद्य साहित्य यानी कि एक कविता है। चलो हम इस कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। जब बहुत सुबह सुबह उठकर चिड़िया कुछ खुशी के गीत गाने लगती है, वो चहचहाने लगती है, फिर कुछ आसमान में उड़ती है, तभी हमें ऐसा लग रहा है कि मानो मानो प्रकृति निखर गई हो। क्योंकि बहुत सुबह होती है तब क्या होता है? तब बहुत सारे पंछी आकाश में उड़ने लगते, वो कुछ चहचहाने लगते, यानी कि मानो कि वो कोई गीत गा रहे हो। साथ में कलियां है वह खिल जाती है, यानी जब कोई फूल खिलता है उससे पहले वो कली के रूप में होता है, धीरे धीरे वो अपनी पंखुड़ियां खोलता है। यानी कि बहुत सुबह सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी से गाती है, कलियां दरवाजे खोलकर, यानी कि अपनी पंखुड़ियां खोलकर सारी दुनिया पर मुस्कुरा रही हो ऐसा लगता है। और खुशबू की लहरें बाहर दौड़ लगाती है। जैसे ही फूल खिल जाता है उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। इस सृष्टि के सर्जनहार यानी कि इस सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, हे प्रभु, हमें तुम्हारी याद आती है। यहाँ पर कवि बताते हैं कि बहुत सुबह 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 क्या होता है? प्रकृति निखर जाती है। जैसे कि सुबह होते ही पंछी आसमान में उड़ने लगते हैं और कुछ गुनगुनाते हैं, मानो ऐसा लग रहा हो कि वह खुशी के गीत गा रहे हैं। फूलों की कलियां क्या करती है? फूलों की कलियां धीरे धीरे खिलने लगती है, यानी कि वो अपनी पंखुड़ियां खोलती है। जब वह अपनी पंखुड़ियां खोलती है तब ऐसा लगता है कि सोए हुए संसार को वो जगा रही है और पूरे संसार के साथ वो मुस्कुराती है। सही बात है, जब फूल खिलता है ना तब ऐसा लगता है मानो कि वो मुस्कुरा रहा हो, और वो हमें यह भी संदेश देता है कि आप भी उठ जाइए और मुस्कुराहट के साथ अपनी दिन की शुरुआत कीजिए। जैसे ही फूल खिल जाता है उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। ये सारे प्रकृति का मनोहर यानी कि सुंदर दृश्य देखकर कवि को ईश्वर की याद आ जाती है कि इतनी सारी सुंदर प्रकृति का निर्माण करने वाले हे सृजनहार, आपकी ये कल्पना सर्जन है वो अलौकिक है। हम जब इसकी कल्पना करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब आगे देखते हैं।
वर्षा ऋतु में झमझम कर कर बूंदें गिरती है और चमचम कर कर बिजली चमकने लगती है। मैदानों में वनबागों में हरियाली छा जाती है और ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर आती है। तब हे जग के सृजनहार प्रभु, हमें तुम्हारी याद आती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब बारिश की मौसम होती है तब काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं, पूरा अंधेरा होने लगता है, बिजली चमचमाने लगती है और बारिश की बूंदें गिरने लगती है। साथ साथ में ठंडी ठंडी हवा आने लगती है और मैदानों में, वनों में यानी कि जंगलों में और बागों में हरियाली छा जाती है, यानी कि पूरी धरती हरी हो जाती है क्योंकि हरी हरी घास निकल आती है। पौधे यानी कि पेड़ पौधे हैं वो धुल जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर से धूल मिट्टी हट जाती है, इसलिए वो और भी सुंदर लगने लगते हैं। फिर कहीं से ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है, यानी कि वो हमें रोमांचित करती है। तो ये सारा दृश्य देखकर हे जग के सृजनहार प्रभु, हमें आपकी याद आ जाती है। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द लिए हैं। मैं बता दूं कि ये शब्द क्यों लिए गए हैं, पहले वो शब्द देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द सुबह यानी कि प्रभात, सवेरा, हरियाली यानी कि हरा भरा, धोना यानी कि उठाना, लाना। विलोम शब्द की बात करें, बहुत, कम, खुशबू, बदबू। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी प्रश्न यानी कि ऐसा भी एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है कि सुबह का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है। उसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको उसमें से सही विकल्प चुनना है। सुबह यानी कि सवेरा, प्रभात। फिर ऐसा भी शब्द पूछा जा सकता, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खुशबू शब्द का विलोम शब्द क्या हो सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, यानी 4 विकल्प होंगे, आपको सही विकल्प चुनकर टिक लगाना है। तो खुशबू शब्द का विलोम शब्द होता है बदबू। तो बच्चों, आपको यह दूसरी कविता है, तब याद तुम्हारी आती है, उसका पुनरावर्तन यानी कि उसका पूरा भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम संज्ञा की ओर आगे बढ़ते हैं। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम, नाम का अर्थ होता है संज्ञा, यानी संज्ञा यानी नाम और नाम यानी संज्ञा। अब उसकी परिभाषा की बात करें तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या स्थान का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। आपको ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध करवाए उसे क्या कहते हैं? आपको पता ही है, संज्ञा। अब हम संज्ञा के भेद की ओर आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी विशिष्ट नाम का बोध करवाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम, आप सभी का नाम, जैसे बहुत सारे शहरों का नाम, बहुत सारे देशों का नाम। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है, मी, तो यह किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी
संपूर्ण जाति का बोध कराए, यानी कि अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पर्वत हमारी रक्षा करते हैं, नदी का जल मीठा होता है, पेड़ हमें छाया देते हैं। ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वह अपनी संपूर्ण जाति का निर्देश करते हैं। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण दर्शाए या उनके भावों को दर्शाए, वह संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है खुशी, फिर गम, हर्ष, निर्धन, अमीर, ठंडा, गरम, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा है। और आगे बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस चीज को नापा जाए या तोला जाए या तो द्रव्य पदार्थ होने वाली संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है जल, यानी कि पानी, दूध, बहुत सारे फल, बहुत सारी सब्जियां, ये सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसे नापा जाता है और तोला जाता है। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूह यानी क्या? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के समूह का बोध करवाए, वह संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है दल। दल यानी कि एक टीम। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति एक साथ होते हैं। फिर बात करें सैन्य, बहुत सारे सैनिक एक साथ होते हैं। फिर बात करें कि गुच्छा, फिर वो फूलों का भी हो सकता है, चाबी का भी हो सकता है, उसमें भी बहुत सारे फूल इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ समूहवाचक संज्ञा है। तो बच्चों, आपको यह संज्ञा का अर्थ और संज्ञा के भेद, इन सभी का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब आप देखिए कि एग्जाम में इस तरह से एमसीक्यूज होंगे। आपको सही विकल्प चुनकर टिक लगाना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, सुबह दुनिया पर कौन मुस्कुराता है? पत्तियां, डालियां, कलियां या लहरें? वो जवाब पता ही है, कलियां। फिर ऐसा प्रश्न हो सकता है, दुकान के डंडे पर कौन बैठा है? मोर, चिड़िया, मैना या तोता? सही उत्तर क्या है? तोता। तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। फिर ये हो सकता है, नदी शब्द की संज्ञा का प्रकार बताइए। नदी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? जातिवाचक, क्योंकि वो संपूर्ण जाति का बोध करवाती है। तो बच्चों, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और संज्ञा का हमने पुनरावर्तन कर लिया है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। उस वर्कशीट के अंदर आपको बहुत सारे एमसीक्यू दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप इन सभी एमसीक्यू का एक बार मुहावरा कर लेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी रहेगी। इसीलिए इस बार वर्कशीट में बहुत सारे एमसीक्यू दिए जाएंगे, आपको उसको सोल्व करना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पुनरावर्तन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।